हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज संस्था। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन हम पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं, विशेष करके हमें खासकर बात करने वाले हैं कि स्थानीय स्वशासन है क्या, स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक पंचायतों का जनक किसे कहा जाता है और भारत में पंचायती राज संस्था का जनक किसे कहा जाता है। 4 प्रश्न तो इन संस्थाओं के जनक से ही पूछे जाते हैं। आज हम उन सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन। आज हम बात करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी विशेषकर हम स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। खासकर अगर देखा जाए कि स्थानीय स्वशासन है क्या, तो स्थानीय स्वशासन जो गांव और जो जिले स्तर का जो शासन होता है उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। किसका, यानी अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, तो आप बता देना गांव तथा जिला स्तर का शासन। गांव तथा जिला स्तर का शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन कहलाता है। आज के बाद में आप बिल्कुल भी नहीं झिझक सकते। कोई भी पूछे कि स्थानीय स्वशासन होता क्या, इसको बताइए, तो स्थानीय स्वशासन जो गांव और जिला स्तर पर जो शासन होता है उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इसका इतिहास देखें कि क्या कहीं हमें स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने दक्षिण भारत में चोल वंश के बारे में सुना होगा। चोल वंश 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चलता है। उसमें पहली बार स्थानीय स्वशासन की बात देखी जाती है, यानी जिस प्रक्रिया को हम वर्तमान में देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमने चोल काल में देखी है। अगर हम वहीं पर देखें विजयनगर साम्राज्य में, हम अनुमान ऐसे नहीं लगा सकते कि क्या वहीं से शुरुआत हो रही है। हकीकत मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि जो वर्तमान में जो हम शासन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें दक्षिण भारत में कुछ ग्रंथों में, कुछ अभिलेखों में, कुछ शिलालेखों में हमें लिखा हुआ मिला है कि इन राजाओं के समय पर इस प्रकार का शासन होता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम स्थानीय स्वशासन के इतिहास की बात करें, विशेषकर इनका जो इतिहास है, इनका जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं चोल वंश में देखने को मिलता है। किस वंश में देखने को मिलता है? चोल वंश में देखने को मिलता है। और चोल वंश के साथ साथ हमें विजयनगर साम्राज्य में ये सब देखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चोल वंश और विजयनगर साम्राज्य के समय की कुछ बातें दिखाई देती हैं कि इन वंश के समय पर, यानी ये जो वंश चल रहे थे इनके समय पर गांव में पंचायतें लगती थी। गांव में पंचायतें लगती थी, पंचायत का मुखिया होता था और मुखिया यहाँ उसी को बनाया जाता था जिनमें कुछ शर्तें दी गई थी। किसी ने किसी का पैसा लिया हो तो वक़्त पर वापस कर दिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पैसा उधार देता है लेकिन वो ब्याज नहीं लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारी एक तरह से योग्यताएं सी दे रखी थी, ऐसे व्यक्ति को हम गांव का मुखिया बनाएंगे। तो हकीकत बात यह है, आपसे कभी भी पूछे कि गांव में पंचायतें किस वंश में लगती थी, तो गांव में पंचायतें चोल वंश में लगती थी। तो कहीं ना कहीं चोल वंश और विजयनगर साम्राज्य भी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। ये तो है इसका इतिहास। अगर हम विशेषकर बात करें, जब समय बीतता है
तो भारत में लॉर्ड रिपन के बारे में आपने सुना होगा। ये जो लॉर्ड रिपन है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया था। स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए जब प्रस्ताव पारित किया, तो जो उस प्रस्ताव को पारित करने के, यानी जो प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है, उसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की मजबूती हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। और ये जो प्रस्ताव पारित कर दिया, इसी 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे ये कभी भी पूछे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए जो प्रस्ताव पारित किया था, उसी प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा, यानी विशेष करके पंचायतों को कुछ अधिकार दिए गए। और आप याद रखना, जब अधिकार दिए जाते हैं तो अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि हमने 1215 में ब्रिटेन में देखे। हमने 1215 के बाद में जब हमने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के भाग 3 को जब संविधान में जगह दी, तो कहीं ना कहीं हमने नागरिकों को अधिकार दिए। इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे स्पष्ट रूप से पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को। अगर एक और शिक्षा से संबंधित मैग्ना कार्टा पूछे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। हमने यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की बात की। 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी अधिकार की वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आप इन बातों को याद रखना। ये 2-3 बातें हैं जो पेपर में आती हैं। विशेषकर ये परिभाषा कभी नहीं पूछी गई है कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, लेकिन आप लोग अपने माइंड में रखना कि गांव और जिला स्तर पर जो शासन होता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अगर इनका इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं चोल काल और विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है। चोल काल में गांव में पंचायतें लगती थी। जब गांव में पंचायतें लगती थी तो वो सेम पंचायतें हमारे यहाँ भी लगती हैं वर्तमान में, और उनका मुखिया सरपंच होता है। तो कहीं ना कहीं इतिहास चोल काल से जुड़ा हुआ है। वहीं हम 1882 में रिपन के समय की बातें करें तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। और उसी प्रस्ताव को पारित कर दिया, जब उसी प्रस्ताव को पारित किया गया तो उसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जब स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए कदम उठाया गया, इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपने बातों को समझा होगा। अगर यहीं पर हम आगे बात करें कि और आगे स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या जानकारी दे रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब समय बीतता है, भारत को आज़ादी मिलती है। आज़ादी के बाद में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जब संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस समय भारत में जो लोग थे 2 खेमों में बट गए। एक तो पंचायती राज संस्था के पक्ष में थे और दूसरे पंचायती राज संस्था के विपक्ष में थे।
पक्ष में जिनकी हम बात करें वो महात्मा गांधी थे। वो चाहते थे कि पंचायती राज संस्थाओं का संविधान में उल्लेख किया जाए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि भारत में संविधान यानी भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन का कहीं भी उल्लेख किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब स्थानीय स्वशासन की बात हुई, जब पंचायती राज संस्था की बात हुई, तो पूछा गया ऐसा आप क्यों चाह रहे हैं कि पंचायती राज संस्था का संविधान में उल्लेख नहीं किया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कहीं ना कहीं जब हम एक स्थानीय पंचायती राज संस्था की स्थापना करेंगे तो हमें ये स्थिति देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं वो सामंतवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से इसको नहीं होने दिया। अगर हम बात करें आगे, संविधान का आर्टिकल है 40, यानी आर्टिकल 40 इसे हम DPSP से भी कह सकते हैं। यानी इसको कहाँ से कहाँ दिया गया, यानी आर्टिकल 40 को कहाँ दिया गया है, DPSP में, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। इस आर्टिकल में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेगी राज्य सरकारें। पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था का गठन करने की बात कही गई। यहाँ आर्टिकल 40 में ये दे रखा है, लेकिन उनमें सबसे पहले 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और एक और चलाया गया 1953 में, जिसका नाम है राष्ट्रीय सविस्तार योजना। एक चलाएगी राष्ट्रीय सविस्तार योजना, यानी ये दो कार्यक्रम चलाए गए। एक तो थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरी थी राष्ट्रीय सविस्तार योजना। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये दो कार्यक्रम चलाए गए, इन दो कार्यक्रमों को चलाने के बाद में इनकी जांच करने के लिए कि ये दोनों के दोनों कार्यक्रम कहाँ तक कारगर हुए हैं, कितने सफल साबित हुए हैं, इनकी जांच करने के लिए 1957 में एक कमेटी का गठन किया गया, यानी योजना आयोग के द्वारा एक कमेटी बनाएगी, जिसे कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, यानी 1957 में एक कमेटी बनाएगी योजना आयोग के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया और कमेटी का नाम ही क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। इस बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ही रिपोर्ट पेश कर दी, यानी 1957 में इस बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने अपनी जब रिपोर्ट सौंपी 1957 में जांच करके, तो इसके बाद 1958 में एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, आखिर इसमें है क्या, हमें ये देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इन दो कार्यक्रमों को चलाया गया तो इन दोनों कार्यक्रमों की जांच करने के लिए 1957 में योजना आयोग के द्वारा एक कमेटी बनाई गई,
जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ये जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी है, इससे पूछा गया है कि आप जांच करके बताइए कि ये कहाँ तक कारगर है, और अगर ये कारगर नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने इन दोनों कार्यक्रमों की जांच की और दोनों को असफल पाया। दोनों असफल इसलिए क्योंकि जिन लोगों के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए थे, उन कार्यक्रमों में जनता की दूर दूर तक भागीदारता नहीं दिखाई दे रही थी। जनता की दूर दूर तक भागीदारी नहीं दिखाई दे रही थी। खासकर जिनके लिए चलाए गए कार्यक्रम वही व्यक्ति इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही कार्यक्रम असफल हुए। तो फिर पूछा गया क्या किया जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल ये बलवंत राय मेहता समिति ने जब रिपोर्ट दी एनडीसी को, और एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जब पूछा कि क्या करना चाहिए, तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि आप एक काम करिए कि आप एक पंचायती राज संस्था बनाइए। पंचायती राज संस्था बनाने के बाद में उसको त्रिस्तरीय संस्था बनाइए, और त्रिस्तरीय संस्था को आप लागू करिए, और आप लागू कर दोगे तो कहीं ना कहीं सफल होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, जिसने अपनी रिपोर्ट एनडीसी को 1958 में दी है, इसने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। हमें विशेषकर ये जानना है कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसने रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट में क्या क्या दे रखा है, कैसी पंचायतें दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करें इसी बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। ये जो बलवंत राय मेहता समिति ने कैसा ढांचा बना के दिया है पंचायती राज संस्था को, उसकी बात करनी है। बलवंत राय मेहता समिति ने, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये बनी कब? 1957 में। इसने रिपोर्ट कब सौंपी? 1957 में। इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कब किया गया? 1958 में। आप ये याद रखना। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने किसके बारे में चर्चा की? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, कैसी पंचायती राज संस्था की बात की? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था। अब ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है, इसमें 3 स्तर की पंचायत देखी गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर क्या होगा, क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत। एक बात कही, खंड या ब्लॉक स्तर पर, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए। और तीसरी बात कही थी इन्होंने, जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने जिन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की बात कही है, वो ग्राम स्तर पर हैं, खंड या ब्लॉक स्तर पर हैं और जिला स्तर पर हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, ऐसी बात कही। मेरे प्यारे दोस्तों, बलवंत राय मेहता ने ये कहा था कि ये जो लोकतंत्र है, जो दिल्ली में केंद्रित हो गया है, आप इस लोकतंत्र का
विकेंद्रीयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लोकतंत्र का विकेंद्रीयकरण कर दीजिए। और जब लोकतंत्र के विकेंद्रीयकरण की बात आई तो कहीं ना कहीं बलवंत राय मेहता को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का जनक भी कहा जाता है। आप याद रखना इन चीज़ों को। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का जनक कहा जाता है। यानी विशेष करके हम बात करें, हमने 4 पॉइंट बताए थे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, उसका आंसर दे दिया है लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन, अगला हमने बोला था कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का जनक कौन है भारत में? बलवंत राय मेहता। अब हम बात करने वाले हैं 2 और पॉइंटों की कि भारत में पंचायती राज संस्था का जनक किसे कहा जाता है और भारत में आधुनिक पंचायती राज संस्था का जनक किसे कहा जाता है। हमें 2 पॉइंटों के बारे में देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये बलवंत राय मेहता समिति ने जब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की बात कही तो यहाँ बलवंत राय मेहता समिति से एक क्वेश्चन और आता है कि पंचायती राज संस्था का शिल्पकार तथा वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। आपसे पूछेगा कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था है, यानी भारत में जो आज के समय पर जो पंचायती राज संस्था है, इसका शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। इसका शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। इसका वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इन्होंने इन 3 स्तर की पंचायतियों को लागू करने की बात कही 1958 में, और एनडीसी ने इसको स्वीकार लिया। क्या कर लिया? एनडीसी ने इसको स्वीकार लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इनको स्वीकार किया गया इनकी रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट जब स्वीकार की गई तो आपको पता है कि भारत में पंचायती राज संस्था का गठन होगा। जब यह स्वीकार की गई तो प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्था लागू कर दी गई। प्रायोगिक तौर पर आपसे पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज संस्था कहाँ लागू की गई? आंध्र प्रदेश में। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की जब रिपोर्ट आई तब उन्होंने उसको स्वीकार किया गया। उन्हीं के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला है और बगदरी तहसील है। बगदरी तहसील, यानी बगदरी तहसील में ये लागू की गई। यानी सबसे पहले पंचायती राज संस्था कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहाँ पर लागू हुई? ये राजस्थान में लागू हुई। राजस्थान का जिला कौन सा है? नागौर है। और तहसील कौन सी है? बगदरी। यानी यहाँ पर पंचायती राज संस्था लागू की गई। अगर हम यहीं पर बात करें कि राजस्थान के बाद कौन सा ऐसा राज्य जिसमें पंचायती राज संस्था लागू की गई, तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में यानी आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में
इसको लागू किया गया। तो आपसे इतना पूछेगा कि भारत में सबसे पहले पंचायत राज संस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा, यानी किस राज्य में लागू की गई, तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला है, बगदरी तहसील है। 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ लागू हो रही है। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला है महबूबनगर, जिसमें 11 अक्टूबर को लागू हुआ। लेकिन आपसे ये पूछेगा प्रयोग के आधार पर सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो प्रयोग के आधार पर राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश में लागू हो गया था। लेकिन जब राजस्थान में प्रायोगिक तौर पे यानी पूरी तरह लागू हुआ, तो उसके आधार पर ही यानी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये पंचायती राज संस्था चल रही थी, तो हकीकत बात यह है कि इसको उस तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा था जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। मेरे प्यारे दोस्तों, धीमे धीमे ये पंचायती राज संस्था चलती रही, राजस्थान में लागू हो गई, आंध्र प्रदेश में लागू हो गई, लेकिन जिस तरीके से हमें गांव का विकास करना चाहिए उस तरीके से गांव का विकास नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद सरकार बदलती है, और जब सरकार बदलती है तो सरकार बदलने के बाद में 1977 में सरकार चेंज होती है। कांग्रेस की सरकार दिल्ली से पहली बार हटती है, और मेरे प्यारे दोस्तों 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार बनी, और जनता पार्टी की सरकार बनी तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इन मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक समिति बनाई। इन्होंने जब एक समिति बनाई, समिति अशोक मेहता की अध्यक्षता में बनी। अशोक मेहता यानी अशोक मेहता की अध्यक्षता में बनी, और अशोक मेहता की जब अध्यक्षता में बनी तो ये पूछता है ये समिति कब बनी, यानी अशोक मेहता समिति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछेगा अशोक मेहता समिति, ये जो अशोक मेहता समिति है 1977 में बनी। जब ये 1977 में बनी तो इसका काम क्या था, ये भी पंचायती राज संस्था से संबंधित बनी। इससे पूछा गया कि क्या और सुधार किया जाए जिससे कि विकास हो। मेरे प्यारे दोस्तों, 1977 में ये समिति बनी, गठन किया गया इसका, और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिसंबर 1977 में इसका गठन हुआ है, और अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जब ये रिपोर्ट सौंप देगी तो रिपोर्ट में क्या क्या था विशेषकर ये देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अशोक मेहता समिति में 2 स्तरीय पंचायत की बात की गई। 2 स्तरीय पंचायत। क्वेश्चन बनते हैं ये कि किस समिति ने पंचायती राज संस्था को 2 स्तर पंचायती राज संस्था बनाने की बात कही, तो अशोक मेहता समिति। 2 स्तर की पंचायत के बारे में अगर हम बात करें तो 2 स्तर की पंचायत, एक तो थी मंडल समिति और एक थी जिला पंचायत। यानी विशेषकर ये 2 इन्होंने पंचायत संस्था की बात की है, और ये मंडल का मतलब ये यहाँ पर खंड या ब्लॉक, यानी यहाँ खंड और ब्लॉक की बात हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ खंड की और ब्लॉक की बात हो रही है, लेकिन विशेषकर ये है जिसके लिए ये संस्था चलाई जा रही है वो संस्था इसमें दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से एक तो इसको नकारने का मतलब भी यही था, ये 2 स्तर की थी,
इसलिए मना कर दिया, क्योंकि गांव इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। सीधी कहानी मंडल से शुरू हो रही है, यानी ब्लॉक से शुरू हो रही है, तहसील से शुरू हो रही है और जिला में बन रही है। गांव है ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको नकारने का एक ये भी कारण था। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी, पहली बात तो ये थी इनकी, और दूसरी बात इन्होंने कही थी कि आप इनको संवैधानिक दर्जा दीजिए, संवैधानिक दर्जा। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने पंचायती राज संस्थाओं को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो वो कौन सी कमेटी है, कौन सी समिति है? अशोक मेहता समिति है। इसने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्था। इस पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, तीसरी बात इन्होंने कही कि ये जो पंचायत स्तर के जो चुनाव होया करेंगे, इनमें राजनीतिक दल भाग लिया करेंगे। यानी राजनीतिक दल का मतलब ये है, जो आज के समय पे सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, ये जो पार्टियां हैं, यही पार्टियां गांव में चुनाव लड़ा करेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पंचायत राज संस्था का जो चुनाव है राजनीतिक दल के आधार पर लड़ा जाएगा। राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे। अब आप एक बात बताइए, जब राजनीतिक दल गांव में आके चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी का स्तर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं इसको नकारने के पीछे का कारण एक तो ये था, इसमें दो स्तरीय की बात करी, गांव दिखाई नहीं दे रहे थे, और दूसरी बात ये थी कि इसने राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे, ये बात कही थी, इस वजह से भी इसको नकारा गया। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि पंचायती राज संस्थाओं को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही? तो सबसे पहले किसने कही? अशोक मेहता समिति ने, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, एक और समिति बनी पंचायती राज संस्था से, और जो पंचायती राज संस्था से जो समिति बनी है वो राजीव गांधी के समय बनी है 1986 में। 1986 में एक कमेटी बनी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, ये कब बनी? 1986 ईस्वी को। और ये जब समिति बन रही है उस समय भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। पहली बार समिति बन रही है बलवंत राय मेहता, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज संस्था लागू की है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू की। आप इस बात को याद रखना, मुझे बताने का उस समय ध्यान नहीं रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये अशोक मेहता समिति बन रही है उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। तीसरी जो समिति की हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो 1986 में बन रही है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। राजीव गांधी। मेरे प्यारे दोस्तों, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब इनसे पूछा गया कि पंचायती राज संस्था में सुधार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, मेरे प्यारे दोस्तों, लक्ष्मीमल सिंघवी संविधान के जानकार हैं, कानून की जानकारी है। जब इन्हें कानून की जानकारी है तो फालतू की बात ये नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको कानून की जानकारी होती है, संविधान की जानकारी होती है, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, फालतू की बात नहीं करता। लक्ष्मीमल सिंघवी ने वही काम किया। लक्ष्मीमल सिंघवी ने राजीव गांधी से सिफारिश की, आप एक काम करिए कि जो पंचायती राज संस्था है इसको त्रिस्तरीय ही रखिए, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी।
दूसरी बात ये थी कि पंचायती राज संस्थाओं को जब तक आप संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे तब तक विकास नहीं होगा, तब तक ये संस्थाएं काम नहीं करेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, संवैधानिक दर्जा देने से क्या फर्क पड़ता है? संवैधानिक दर्जा देने से ये फर्क पड़ता है, यदि कोई संस्था कार्य नहीं करती है वो जिस काम के लिए बनाई गई है, जिस काम के लिए कोई संस्था बनाई गई है, यदि वो काम नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, तभी तो संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आप संविधान के अनुसार जो भी व्यक्ति है, जो भी संस्था है जो काम नहीं कर रही है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हो। ये पावर होती है संवैधानिक दर्जा देने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संवैधानिक दर्जा देने की कही थी अशोक मेहता ने, लेकिन अब जो संवैधानिक दर्जा देने की अब जो आज के समय में जो दिया जा रहा है वो लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति सिफारिश पर। मेरे प्यारे दोस्तों, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश को माना गया और मानने के बाद में 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन और एक है 65वां संविधान संशोधन, यानी 2 संशोधन है और दोनों की डेट है 1989। यानी ये जो 64वां संविधान संशोधन है और 65वां संविधान संशोधन है। मेरे प्यारे दोस्तों, 64वां संविधान संशोधन तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से, और हम बात करें ये 65वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से संबंधित है। यानी आप कह रहे होंगे कि हमने तो 73वां और 74वां पढ़ा है, ये 64वां और 65वां कहाँ से आ गया? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी बताने वाला हूँ कहाँ से आ गया। यानी 64वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत है, 65वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत है। ये दोनों प्रस्ताव एक साथ 1989 में रखे गए थे लोकसभा में। कहाँ रखे गए थे? ये लोकसभा में रखे गए। लोकसभा में, याद रखना मैं लोकसभा बोल रहा हूँ। जब ये लोकसभा में दोनों ही विधेयक रखे गए, एक तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक और एक 65वां संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, हाँ ये भी संविधान संशोधन विधेयक है, ये भी संविधान संशोधन विधेयक। जब ये दोनों ही 1989 में रखे गए, लोकसभा में रखे गए, पूरे होश आवास के साथ बोल रहा हूँ, लोकसभा में रखे गए। जब ये लोकसभा में रखे गए और 1989 में लोकसभा के चुनाव थे, 1989 में लोकसभा के चुनाव थे, यहाँ लोकसभा हो गई थी भंग। क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। मैंने संविधान पढ़ाया, उस समय मैंने बताया लोकसभा के बारे में, जब मैंने संसद बताई थी उस समय मैंने बताया कि कोई सा भी विधेयक आप लोकसभा में रख रहे हैं, लोकसभा ने पारित कर दिया, वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा उसे पास करती, उससे पहले यदि लोकसभा भंग हो गई तो बिल भी क्या मान लिया जाएगा? भंग मान लिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ लोकसभा भंग हो रही है और विधेयक भी क्या हो गया था? भंग हो गया था, कैंसिल हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। हम कहीं अगर ये लोकसभा भंग नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं हम 64वां और 65वां पढ़ रहे होते, और किस सन में पढ़ रहे होते? 1989 में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ मैटर हो गया। जब 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए और चुनाव हुए तो यहाँ पर 1989 में सरकार बन गई थी जनता पार्टी की। किसकी सरकार बन गई थी? जनता पार्टी की। 1989 में गठबंधन की सरकार बनी, और ये जो गठबंधन की सरकार थी इसमें 2 वर्ष तक यहाँ गठबंधन की सरकार रही। 2 वर्ष तक जब गठबंधन की सरकार रही, यहाँ 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री बन गए। एक तो बने थे आपके चंद्रशेखर और एक बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह।
जैसे ही दो प्रधानमंत्री जब 2 साल में जब फिर गठबंधन टूट जाएगा तो फिर उसके बाद में यहाँ 1991 में चुनाव होगा और 1991 में चुनाव के समय पर, चुनाव प्रचार के समय पर राजीव गांधी की हत्या की जाती है और उसके बाद में ही पूरा देश भावनाओं में बहने के बाद पूरा देश कांग्रेस को जिता देता है और कांग्रेस जब जीत जाती है तो पुनः 1991 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो राजीव गांधी के जो सपने अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्था से संबंधित वो पुनः विधेयक लेके आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार जो विधेयक आएगा इसका नाम क्या होगा? 1991 में जब पुनः कांग्रेस की सरकार बनी और पुनः कांग्रेस की सरकार बनी तो इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की जो रिपोर्ट थी उसी को देखते हुए राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों पुनः संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। और अगर हम बात करें ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से अगर हम बात करें नगर पालिका से संबंधित, तो ग्राम पंचायत से तो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है और यहाँ नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों के दोनों संविधान संशोधन विधेयक कब लाए गए? 1952 में लाए गए। जब ये 1952 में लाए जाएंगे दोनों के दोनों पास हो जाएंगे। इसीलिए हम आज के समय पर नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पढ़ते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों ग्राम पंचायतें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पढ़ते हैं। लेकिन ये विधेयक कब का है? ये विधेयक कब का है? तो ये विधेयक है 1992 का। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे अभी थोड़ा ग्राम पंचायतों के बारे में और नगर पालिका के बारे में। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बात करेंगे ये कब लोकसभा से पास हुए, कब राज्यसभा से पास हुए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करें कि ये जो कब लागू हुए और ये जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो लाया गया है इससे क्या हुआ है, कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, भाग कौन सा, अनुसूची कौन सी है, विषय कितने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम विशेषकर बात करें पंचायती राज संस्था का संवैधानिक दर्जा, यानी पंचायती राज संस्था का संवैधानिक दर्जा, इसमें क्या हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर की हम बात करें, ग्राम स्तर पर तो पंचायत होगी, ग्राम पंचायत। अगर हम ग्राम स्तर पर बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पंचायत व्यवस्था है इसमें क्या क्या देखने को मिला? मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भाग, जब संवैधानिक दर्जा इसको मिल जाएगा, संविधान में भाग इसको मिल जाएगा, भाग देखना पड़ेगा, अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद के बाद में अनुसूची, ये संविधान संशोधन करके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, और वहीं हम बात करेंगे संशोधन कौन सा है ये, और यही हम बात करें विषय के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या क्या फ़ायदा हुआ? तो अगर हम भाग की बात करें तो भाग तो है 9। कौन सा भाग है? संविधान का भाग 9 में
पंचायती राज संस्था के बारे में जानकारी दे रखी है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में है। अनुच्छेद की बात करें हम तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक 243 ओ तक दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम यहाँ टोटल आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल टोटल कितने हैं? 16। ये कोई पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों से संबंधित कितने आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल कितने हैं? 16। 243 से लेकर के 243 ओ तक। वहीं हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है 11वीं। तो कौन से अनुसूची है? 11वीं। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर विषय की बात करें कितने विषय हैं ग्राम पंचायतों से संबंधित, तो 29 विषय हैं। ये आपसे पूछेगा कि संवैधानिक दर्जा देने से क्या फर्क पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्क ये पड़ा कि भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित भाग 9 है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक दे रखे हैं। टोटल 16 आर्टिकल हैं। अनुसूची 11वीं है, संशोधन 73वां है, विषय कितने हैं? 29। मेरे प्यारे दोस्तों, हम संशोधन की बात करें इसकी 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इसको पारित कर दिया। 23 दिसंबर 1992 को इसको राज्यसभा ने पारित कर दिया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। यानी 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने पारित कर दिया, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित कर दिया और 20 अप्रैल 1993 को इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। यानी जब राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, इस वजह से आपने देखा होगा, आपने कहीं पढ़ा है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है या 74वां संविधान संशोधन है, 1973 का है, 1993 का या 92 का है। मेरे प्यारे दोस्तों, विधेयक तो 92 का है लेकिन अधिनियम 93 का है, क्योंकि विधेयक जब तक रहता है, जब तक ये दोनों सदन पास करते हैं उसको, लेकिन जैसे राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं वह अधिनियम बन जाता है। इसलिए हम 1993 का अधिनियम देखते हैं। अगर आपसे पूछे ये लागू कब हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हो गया? लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को लागू कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक यानी प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कोई भी पूछ ले कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष को 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को यह लागू हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया, संविधान में इसका उल्लेख हो गया। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। हम विशेष करके हम आर्टिकलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ग्राम प्रधान जो होता है उसकी योग्यता, कौन कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष होता है, कौन कौन सा अप्रत्यक्ष होता है, बीडीसी क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख क्या होता है, जिला पंचायत सदस्य क्या होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, किस किस का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, किस किस का अप्रत्यक्ष होता है, किसके क्या काम होते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, हम सारी बातें करने वाले हैं अगली क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।